हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारा नया पाठ साये यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी का जन्म 1935 को उत्तराखंड में हुआ। पत्रकार तथा कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। इनकी कहानियों के नाट्य और रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहते हैं। सरल भाषा और छोटे छोटे वाक्य इनकी लेखन शैली की विशेषता है। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों को प्राप्त कर चुके जोशी जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य आदि। इनकी हाल ही में मृत्यु 2018 में हुई। बच्चों, इस दुनिया में ऐसे अनेक मित्र होते हैं जो केवल समृद्धि के समय ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन सच्चा और विश्वसनीय मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ निभाता है। एक सच्चा मित्र हमारे जीवन की अनमोल संपत्ति के समान है, क्योंकि हम हमारे दुख दर्द को सच्चाई से हमारे साथ बांटते हैं। यदि किसी के पास ऐसा मित्र है तो उसके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कहानी साये भी एक ऐसे ही मित्र की कहानी है जो अपने मित्र की मृत्यु के बाद निस्वार्थ भाव से भारत में रहने वाले अपने मित्र के परिवार की मदद करता है और उसके परिवार वालों को मृत्यु का पता तब तक नहीं चलने देता जब तक उसका पुत्र अपने परिवार की देखभाल करने योग्य नहीं हो जाता। तो आइए इस पाठ में देखते हैं। नन्हे नन्हे दूधमुए बच्चे, अकेली रुग्ण स्त्री। नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो जरूरत पर काम आ सके। यानी कि उस महिला के छोटे छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले थे और वह महिला भी बीमार थी, जिसका ऐसा मदद करने वाला नाते रिश्ते में भी कोई नहीं था जो उसको जरूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। पति भी अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गए थे और वह भी अस्पताल में बीमार थे, जिनका महीनों तक कोई पत्र भी नहीं उन्हें मिला था। एक दिन लंबे अरसे के बाद एक पत्र मिला। नैरोबी के किसी अस्पताल से आया था। नैरोबी यहाँ अफ्रीका में एक शहर है। लिखा था, पहले अस्पताल में जगह नहीं मिली, बाद में स्थान मिला, किंतु इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में बीमार लोगों की मरीजों की लंबी कतारें लगी रहती है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या होने के बावजूद वहाँ पे इलाज जल्दी नहीं हो पाता। इसी प्रकार बाद में डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऐसे कैसे उन्हें डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। चंद दिनों की मेहमानदारी है। डॉक्टर उस मरीज को कहते हैं कि आप कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा कुछ सोचता नहीं, लेकिन भरोसा रखना, भगवान रखवाला है। पत्नी पत्र पढ़ती है और रोती। फिर उन्होंने अनेक चिट्ठियां डाली और फिर तार। तब कहीं किनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। उस पत्नी ने अपने पति को बहुत सारी चिट्ठियां डाली और फिर तार भी भेजी। तब कहीं जाके किनिया की मोहर लगा एक विदेशी लिफाफा मिला। उस लिफाफे में लिखा था, परमात्मा का ही चमत्कार है कि हालत सुधर रही है, एक नया जन्म मिला है। थोड़े दिनों बाद फिर पत्र आया, पहले की तरह किसी से बोलकर लिखवाया हुआ, हालत पहले से अच्छी है, अब चिंता की कोई बात नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ रुपए पहुंच गए। चिट्ठियां नियमित रूप से आती रही। पत्र में लिखा था, हाथ के ऑपरेशन के बाद अब मैं पत्र नहीं लिख पाता, इसलिए किसी से लिखवा लेता हूँ। जब भी हमारे हाथ को चोट लगती है तो हम लिखने के काबिल नहीं रहते, तो किसी की मदद अवश्य लेते हैं। उसी तरह से इस व्यक्ति ने भी किसी से मदद लेकर पत्र लिखवा लिया था। धीरे धीरे अपने कारोबार का भी कुछ विस्तार कर रहा हूँ। शहर के पास कुछ नई जमीन खरीदने का भी इरादा है। लगभग 3 बरस बीत गए।
घर की ओर से पत्र पर पत्र आते जा रहे कि अब उसे थोड़ा समय निकालकर कभी घर भी आना चाहिए। बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। जब भी हमारे पापा कहीं दूसरे गांव जाते हैं तो हम बार बार उन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि पापा जल्दी आओ, मेरे लिए ये खिलौने लाओ, मेरे लिए ऐसी ड्रेस लाओ। तो उसी तरह से ये बच्चे भी उस व्यक्ति को याद कर रहे थे और उन्हें बार बार आने के लिए कह रहे थे। जो जो हिदायतें चिट्ठियों में लिखी रहती है उनका अक्षरशः पालन करते हैं। उनके पापा जो जो उन्हें बताते हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए, मम्मी का कहना मानना चाहिए, बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए, तो यह सब बच्चे जो भी चिट्ठी में उनके पापा लिखते थे उनका कहना मानते थे, अपने मम्मी का कहना मानते थे। अज्जू जो उनका लड़का था, अज्जू कहता था कि वो बड़ा होकर वह भी पापा की तरह अफ्रीका जाएगा, पापा के साथ खूब काम करेगा। अब वह पूरे 12 साल का हो गया है, 6ठी कक्षा में अव्वल आया है। मास्टर जी कहते हैं कि उसे वजीफा मिलेगा। वजीफा यानी कि छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। चिट्ठी के जवाब में बहुत सी बातें थी। लिखा था, इस समय तो नहीं, हाँ अगले साल तनु के ब्याह पर अवश्य आऊँगा। उन बच्चों के पिता ने उन्हें पत्र में लिखा था कि अभी इस साल तो उनका आना नहीं होता, हाँ तनु के शादी में यानी उनकी बेटी के शादी में वह अवश्य उनके पास पहुंच जाएंगे। योग्य वर तो यहाँ भी मिल सकते हैं, पर विदेश में, अफ्रीका जैसे देश में लड़की को ब्याहने के पक्ष में नहीं है। दहेज की चिंता नहीं करना। किसी भी लड़की की शादी करते समय दहेज पैसा खर्चा बहुत होता है, तो इस पैसे की चिंता मत करना। वर की तलाश में अधिक भटकने की आवश्यकता भी नहीं हुई। आसानी से खाता पिता घर मिल गया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। नैरोबी से पत्र आया कि वह समय पर पहुंच रहा है, गहने कपड़े सब साथ लाएगा। लेकिन शादी के समय वह चाहकर भी नहीं पहुंच पाया। विवशताओं से भरा लंबा पत्र आया कि इस बीच जो नया कारोबार शुरू किया है उसमें मजदूरों की हड़ताल चल रही है। मजदूरों की हड़ताल यानी कि जो मजदूर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए काम बंद कर देते हैं, उसे मजदूरों की हड़ताल कहते हैं। तो ऐसे संकट के समय में यह सब छोड़कर वह कैसे आ सकता है। हाँ, गहने कपड़े और रुपए भिजवा दिए हैं। वर वधू के चित्र उसे अवश्य भेजे, वह प्रतीक्षा करेगा। वर वधू के चित्र यानी कि हम शादी में जो एल्बम बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, वैसे चित्र, एल्बम, फोटो वह अवश्य भेजने के लिए वो कह रहे हैं और वह उनकी राह देखेगा। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के सारे चित्र भी भेज दिए गए। अज्जू ने इस वर्ष कई इनाम जीते। हाई स्कूल की परीक्षा में वह जिले भर में प्रथम रहा। खेलों में भी पहला स्थान मिला। इनाम में मिली सारी वस्तुओं के फोटो भी वह पापा को भेजना न भूला। बदले में कीमती कैमरा आया, गरम सूट का कपड़ा आया, सुंदर घड़ी और मर्मस्पर्शी लंबा पत्र आया। लिखा था कि वह बच्चों की उम्मीद पर ही जी रहा है। बच्चों ने लिखा कि यदि उसका इधर आ पाना कठिन हो रहा है तो वे ही सब अफ्रीका आने की सोच रहे हैं। कुछ वर्ष वही बिता लेंगे। बच्चे कहते हैं, अगर आपका आना यहाँ पे संभव नहीं हो पाता है तो हम वहाँ पे सब जन आ जाते हैं और आपके साथ कुछ दिन वहाँ पे रह लेंगे। उत्तर में केवल इतना ही था कि काम बहुत बढ़ गया है। नैरोबी, मोम्बासा के अलावा अन्य स्थानों पर भी उसे नियमित रूप से जाना पड़ता है। यहाँ विश्वास के आदमी नहीं मिलते, इसीलिए उसे स्वयं ही खटना पड़ता है, यानी कि उसे खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर लेता तब तक कुछ नहीं हो सकता। समय निकालकर कभी वह स्वयं घर आने का प्रयास अवश्य करेंगे। वे कहते हैं कि व्यापार इतना बढ़ गया है
और व्यापार किसी के हाथ में, कारोबार अपना किसी के भरोसे पर छोड़कर भी नहीं आ सकते। ऐसे भरोसे के आदमी, ऐसे ईमानदार व्यक्ति यहाँ नहीं मिलते। इसीलिए उन्हें ही मेहनत करके इस पूरे कारोबार की देखरेख करनी पड़ती है। इसीलिए उनका आना संभव नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन अज्जू की पढ़ाई खत्म होने के बाद वहाँ अवश्य आएंगे। अंत में वहाँ दिन भी आ पहुँचा जब अज्जू ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कहीं अच्छी नौकरी की तलाश शुरू हुई, परंतु पिता के घर आने की संभावना न दिखाई दी तो उसने लिखा, अम्मा बीमार रहती है, बहुत कमज़ोर हो गई है, एक बार अंतिम बार देखना चाहती है। अज्जू अपनी माँ की हालत के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखता है और कहता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। किसी भी स्त्री के लिए अपने पति की आशा करना कोई बुरी बात नहीं। वो मरने से पहले मेरे पिताजी को देखना चाहती है, तो क्या संभव है आपका आना? तो उत्तर में आता, जवाब में उन्हें पत्र मिलता है। प्रत्युत्तर में विस्तृत पत्र मिला और इलाज के लिए रुपए भी। इस पे प्रत्युत्तर में यानी कि जवाब में उन्हें पत्र तो मिला और इलाज के लिए पैसे भी मिले, परंतु इस बार अज्जू ने ही अकस्मात पहुंचकर पापा को चौंकाने की पूरी योजना बना डाली। बहुत कोशिशों के बाद जब उनके पापा उनके परिवार से मिलने नहीं आते तो अज्जू ने सोचा, क्यों ना अब मैं पापा को जाकर ही सरप्राइज़ दे दूँ, उनको ही अकस्मात भेंट देकर उनको चौंका दूँ। तो ऐसी योजना उसने बना डाली। टिकट खरीद लिया, पासपोर्ट, वीज़ा सब देखते देखते बन गए। पापा की रुचि की कुछ चीज़ें लेकर वह एक दिन दिल्ली से विमान द्वारा रवाना हो गया। उसके मन में गहरी उत्कंठा थी कि पापा उसे देखकर कितने चकित होंगे। उन्होंने कल्पना भी न की होंगी कि एकाएक वह इतनी दूर एक दूसरे देश में इतनी आसानी से आ जाएगा। अब अज्जू विमान में जाते जाते सोच रहा था कि उसे देखकर उसे पापा क्या महसूस करेंगे। क्या उन्हें बहुत हैरानी होगी कि मेरा बेटा इतनी दूर अकेला विदेश में इतनी आसानी से किस तरह से आ गया। तो यह सोचते सोचते वह विचार करते करते खो गया था। नैरोबी के हवाई अड्डे पर उतरकर वह सीधा पत्र में दिए हुए पते पर गया, परंतु वहाँ ताला लगा था। आसपास पूछताछ की तो पता चला कि एक वृद्ध भारतीय अप्रवासी यहाँ अवश्य रहते हैं। वृद्ध भारतीय अप्रवासी यानी कि अस्थायी तौर पर परदेश में रहने वाला एनआरआई। देर रात को ऑफिस से घर लौटते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं। वह बाहर बरामदे में रखी बेंच पर बैठा प्रतीक्षा करता रहा। रात को एक वृद्ध सज्जन ताला खोलने लगे तो देखा कि एक युवक सामान के साथ बैठा ऊँघ रहा है, यानी कि सो रहा है। एक बेंच पर वहाँ युवक सो रहा है। उसका नाम धाम पूछा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। बड़े उत्साह से स्वागत किया। भोजन के बाद वे उसे अपने कमरे में ले गए। दीवार की ओर इंगित किया। एक नन्हा बच्चा माँ की गोद में किलक रहा था। उस दीवार पर एक तस्वीर लटकाई हुई थी और उस दीवार की तरफ उस युवक को बता रहा था कि ये तस्वीर किसकी है। इशारा करते हुए उन्होंने उससे पूछा तो उस युवक ने कहा कि यह चित्र मेरा है। युवक ने गौर से देखा और कुछ झेपते हुए कहा कि यह चित्र मेरा है। तस्वीर पहचान जाता है। अज्जू तस्वीर पहचानने पर वृद्ध व्यक्ति को बहुत खुशी होती है और वे कहते हैं, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे पिता का मैं कितना जिगरी दोस्त हूँ। हमने साथ में कारोबार शुरू किया और आज यह नैरोबी की एक बहुत अच्छी फर्म है। और यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। वृद्ध व्यक्ति ने अज्जू का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? अज्जू कहता है, अच्छी है बहन, सब ठीक है, बस यही चाहता था। वही उन्होंने धीरे से अज्जू का हाथ सहलाया। देर तक शून्य में पलके टिकाए कुछ सोचते रहे। कुछ क्षणों पश्चात मौन भंग करते हुए
खोए खोए से बोले, देखो बेटे, तिनकों के सहारे तो हर कोई जी लेता है। किसी का सहारा होने पर तो हम जी लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम तिनकों के साए मात्र के आश्रय भंवर से निकलकर किनारे पर आ लगते हैं। यानी कि जो लोग अनाथ होते हैं, जिन्हें किसी का सहारा नहीं होता, अगर उन्हें थोड़ा सा भी सहारा मिल जाए तो वह जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बन जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह होता है। अगर हमें किसी का सहारा न मिल पाए तो वह छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है, पल भर में पानी के बबूलों की तरह समाप्त हो जाता है। वृद्ध अज्जू को समझाते हैं कि मान लो तुम्हें 15-20 साल पहले ही अपने पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त होती तो क्या होता। तुम्हारे पिता भले ही वे तुम्हारे लिए एक अच्छी रकम धनराशि तुम्हारे नाम छोड़ जाते, लेकिन रुपए रेत में गिरे पानी की तरह कहीं विलीन हो जाते और तुम अनाथ हो जाते। अर्थात एक साथ पैसे मिल जाने पर आदमी की नीयत बदल जाती है और वे ऐशो आराम चैन की ज़िंदगी बिताने के चक्कर में मेहनत करना छोड़ देता है और अपना भविष्य, अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर देता है। यही नहीं, तुम्हारी माँ पति के दुख में कब की मर चुकी होती। उसे पति के मरने के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी किस तरह से निभाऊं यह समझ में नहीं आता, और तुम इतने हौसले से, हिम्मत से पढ़ नहीं पाते। जहाँ तुम आज हो वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाते। यह कहते उन्होंने अपने होठों को जीभ की नोक से भिगोया और कहा, हम दुर्बल, कमज़ोर, असहाय और मजबूर अकेले होते हुए भी सहारे की एक अदृश्य डोर के साथ घने वनों को पार कर जाते हैं। यानी कि जब हमें कोई सहारा देने वाला होता है तो हम बड़े से बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। अज्जू को अब पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले ही हो चुकी है। इतने वर्षों से उसके पिता के मित्र ही उनका भरण पोषण कर रहे थे। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे बेटे। अपने साझे कारोबार में से उनके हिस्से के पैसे मैं तुम्हें नियमित रूप से भेजता रहा। कितने वर्षों से मैं इसी दिन के इंतज़ार में था। अपने इस कारोबार में मेरा हाथ बटाओ। मेरा वचन पूरा हो गया जो मैंने तुम्हारे पिता को दिया था। यह कहकर वह आंसुओं से भरी आंखों से दीवार पर टंगे एक धुंधले से चित्र की ओर न जाने क्या सोचते हुए देखते रहे। इस तरह से इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। यह पाठ हमें सच्चे मित्र की पहचान करा के देता है तथा मित्रता के कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करके देता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।